नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। लॉकडाउन का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया, क्योंकि टिकट की बुकिंग ट्रेन की आज से होनी थी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि 4 बजे से जो बुकिंग ट्रेन की शुरू होनी थी वो अब 6 बजे से हो पाएगी, क्योंकि रेलवे की वेबसाइट अभी अपडेट हो रही है। IRCTC की वेबसाइट जिस पर की टिकटों की बुकिंग की जाती है वो अपडेट हो रही है। 4 बजे से बुकिंग का समय दिया गया था, लेकिन वेबसाइट हैंग हो गई, बुकिंग रुक गई। आज तक ने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 4 बजे से जो बुकिंग शुरू होने वाली थी वो नहीं हो पा रही। लगातार लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। वेबसाइट पर वही संदेश लगातार आ रहा था जो पिछले कई दिन से आ रहा था कि कोरोना की वजह से इस रूट पर फिलहाल ट्रेन उपलब्ध नहीं है, जबकि कल से 15 ट्रेनों के नाम घोषित आ चुकी है कि 12 मई से इन 15 ट्रेनों में लोग यात्रा कर सकेंगे। उसके लिए नियमावली भी सार्वजनिक कर दी गई थी। ये बताया गया था कि इन नियमों के तहत लोग यात्रा कर पाएंगे। ई टिकट लेना होगा, कंफर्म टिकट होगा, तभी लोगों को बैठने की अनुमति मिलेगी। रिश्तेदार छोड़ने के लिए अब स्टेशन पर नहीं जा पाएंगे, लेकिन ट्रेन की टिकट की बुकिंग अब तक शुरू नहीं हो पाई। अब ये बुकिंग 6 बजे के बाद शुरू हो पाएगी, जो कि रेलवे का बयान आया है। लेकिन ट्रेन शुरू हो रही है 17 मई के बाद, क्या जिंदगी भी पटरी पर लौटेगी? इस सवाल का जवाब पीएम नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद मिलने का इंतजार पूरा देश कर रहा है। कोरोना से जंग में 5वीं बार इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पीएम और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह मीटिंग हो रही है और माना जा रहा है कि आज यह मीटिंग देर तक चल सकती है, और यह भी संभावना है कि लॉकडाउन से बाहर निकलने का एक कंक्रीट रोड मैप इस मीटिंग के बाद देश के सामने आ सकता है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस मीटिंग में पीएम ने कहा कि राज्यों के सुझाव पर आगे के दिशा निर्देश बनेंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र संघीय ढांचा बरकरार रखे। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार बंगाल को जो चिट्ठी लिखती है वो हम तक पहुंचने से पहले मीडिया में पहुंच जाती है। और इस सब के बीच लॉकडाउन खोलने की दिशा में एक बड़ा कदम रेल सेवा शुरू होने को माना जा रहा है, जिसकी हालत क्या है हमने आपको अब से कुछ सेकंड पहले बता दी है। शर्तें बहुत सारी रख दी गई रेल यात्रियों के सामने, लेकिन क्या लॉकडाउन खुलेगा? क्या ट्रेन खुलने का मतलब जिंदगी के आगे बढ़ने की दिशा में एक कदम माना जाए? देश में इस समय 67,000 से ज्यादा कोरोना के केस आ चुके हैं। क्या देश लॉकडाउन खोलने के लिए तैयार है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में देश आगे कैसे बढ़ेगा? लॉकडाउन खुलेगा या फिर चौथे चरण में जाएगा? काम धंधे शुरू हो पाएंगे या नहीं? आज के दंगल में बात इसी की करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। लेकिन इस पर आगे बात करें उसके पहले आपको मेहमान बताएं कौन कौन से दंगल में हमारे साथ होंगे, बहस का हिस्सा बनेंगे। हमारे साथ रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी इस समय लाइव आ गए हैं स्काइप के जरिए। सुरेश जी, आपका स्वागत है आज तक पर। उम्मीद है आप तक भी यह खबर पहुंच गई होगी कि रेलवे की वेबसाइट IRCTC, जिसके जरिए लोग टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं 4 बजे से, वो काम नहीं कर रही है अभी। धन्यवाद, आप मुझे बुलाए। धन्यवाद आप रेलवे टिकट से बोल रहे हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं भी बेलगाम में हूँ अभी। मैं संबंधित अधिकारी से बात करके जो भी समस्या हो गए जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करके लोगों के लिए सेवा करने के लिए मैं लगाऊंगा। सुरेश जी, जल्दीबाजी में फैसला ले लिया गया क्या ट्रेन चलाने का? तैयारी नहीं थी पहले? तैयारी तो था, वो किधर भी कभी कभी ये प्रॉब्लम आते रहता है टेक्निकल का, ये देख लेंगे। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे भी लाइन पे नहीं आ रहा हूँ। अभी मैं बेलगाम में हूँ अभी इन दी लॉकडाउन पीरियड में। अभी मैं दिल्ली बात करके उधर से इमीडिएटली ये रिजॉल्व करने के लिए बोल देता हूँ। हमने 4 बजे से कोशिश करनी शुरू की। पहले हमें लगा कि शायद ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई हो, लेकिन रेलवे सोर्सेज ने कहा कि नहीं, वेबसाइट क्रैश नहीं हुई है, हम अपडेट कर रहे हैं इसको। अभी ये अपडेशन तो अब तक हो जाना चाहिए था ना, कल से जब सारी बातें सार्वजनिक कर दी गई हैं। ये तो प्रॉब्लम कभी कभी हो सकता है। प्रैक्टिकली क्या है, अभी 50 दिन के बाद रेलवे चालू कर रहे हैं। ये संबंधित IRTC वालों के साथ बात करके ये जो भी समस्या है लोगों के लिए सुविधा करने के लिए जल्दी से जल्दी हम ट्राई करेंगे। इसके अलावा जो सारे नियम रखे गए हैं सुरेश जी, कि टिकट केवल ई टिकट होगा, 54 लोग बुक किए जाएंगे एक डब्बे में 72 लोगों की बजाय,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, कोई स्टेशन पर रिश्तेदार छोड़ने आएंगे नहीं, भीड़ लगाएंगे नहीं। इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए क्या इंतजाम रेलवे ने किए? इसके अलावा रेलवे तो बहुत अच्छा, अभी देखो लास्ट 50 दिन के अंदर पार्सल ट्रेन चालू करके पूरा देश के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई करके पूरा देश के लोगों के लिए धान्य देके सभी का मार्केट ठीक करके सभी को अन्न खिलाया है हमारा रेलवे ने। मैं इसके लिए रेलवे कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। इसके अलावा आज इतनी ड्यूटी ऑफ दी एवरी पैसेंजर, जो लोग प्रयाण करते उनका जिम्मेदारी भी उतना ही जरूरी है। उनका हेल्थ ठीक रहना, उनका आरोग्य स्वस्थ रहना, वो जाने के लिए जो भारत सरकार गृह इलाके होम मिनिस्ट्री हैज गिवन द गाइडलाइन विद द कंसल्टेशन विद द हेल्थ मिनिस्ट्री, सोशल डिस्टेंस, आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत दफा बोल दिया है, 2 गज दूर रहना, मास्क पहना, सैनिटाइजर यूज करना, हाथ, ये सभी लेके रेल में जाना चाहिए। पहले जो चलता था ऐसा लाइफस्टाइल नहीं चलेगा। क्यों? वो उनका आरोग्य स्वस्थ रहा तो उनका घर तक पहुंच जाएगा, आराम से जा सकते। इसके लिए आज लोगों की सेवा के लिए ट्रेन हमने चालू किया है। फर्स्ट फेयर हमने 15 ट्रेन चालू किया है। आदरणीय पीयूष गोयल जी, वो अभी क्रैश हो गया, आप अभी मुझे भी मालूम पड़ा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ वो हमारा लोगों से बात करके तो जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन अगर ट्रेन की टिकट बुक होने में दिक्कत आ रही है तो कल से यात्रा शुरू होने में लोगों को पहले ही संशय हो जाएगा। नहीं, शंका तो नहीं है इसमें। तो देखो हम तो फेस करना पड़ेगा, इतना दिन के बाद हम चालू कर रहे हैं, ये टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगा, कुछ तो लाइन का प्रॉब्लम रहेगा, वो करके हम जो भी इसमें प्रयाण करने वाला लोग है उनका टिकट रिजर्वेशन कंफर्म होने के बाद ही वो प्रयाण कर सकते हैं। कोई भी जाकर ट्रेन में पहले जैसा ठहरने का सवाल ही नहीं है, वो नहीं करना। उनका आरोग्य के बारे में हम बोल रहे। अभी जो भी श्रम शक्ति ट्रेन का भी हमने यही किया, जो सेंडिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट वो भी ख्याल करना पड़ता। नोडल अधिकारी को भी इतना दिन कम रखा है, ये सभी ध्यान में रख के हम काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा दिक्कतें आते रहेगा, वो रिजॉल्व करके जल्दी से जल्दी इसके ऊपर खाली किसी के ऊपर शंका करना, डाउट करना, ये बंद होना चाहिए। और शिस्तबद्ध से हमारे लोग भी जाने के लिए सीखना, और रेलवे को भी, रेलवे उनका प्रॉपर्टी है, देश का प्रॉपर्टी है, वो समझ के जाना। खाली किसी के ऊपर दोष आरोप करने का ये समय नहीं है। ये समय में हम सब शांति से और इसे प्रयाण करके उनका आरोग्य ठीक करके जाने के लिए प्रयाण करने वाला लोग भी सोचना चाहिए। वो हिसाब से आने वाला दिनों में और भी लाइफस्टाइल विल बी गोइंग टू चेंज, वो हिसाब से लोग जाना चाहिए। शुक्रिया सुरेश अंगाड़ी जी हमसे बात करने के लिए। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी कह रहे हैं उन तक भी जानकारी आ गई है, वेबसाइट इस समय फंसी हुई है, कोशिश की जा रही है, तकनीकी दिक्कत है, 50 दिन के बाद यह काम शुरू हुआ है, लिहाजा इन दिक्कतों को दूर करने के बाद 6 बजे टिकट की बुकिंग शुरू की जाएगी। हमारे साथ संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद, 2 मेहमान आज दंगल में रहेंगे और केवल इन्हीं दोनों के साथ आज हम चर्चा करेंगे पूरे दंगल कार्यक्रम के दौरान कि क्या लॉकडाउन का काउंटडाउन अब शुरू माना जाए। संबित पात्रा, आपने भी रेल राज्य मंत्री को सुना होगा, कल से ट्रेन शुरू होगी, इसको लेके पोस्टर, बैनर, झंडे सब जगह लग गए, लेकिन वेबसाइट अपडेट नहीं हुई अभी तक। देखिए, एक बार रेल राज्य मंत्री ने इस विषय पे अपना वक्तव्य दे दिया, मुझे लगता नहीं है उसके बाद मेरी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के एक तरह से सेकंड टू द हेड हैं। और स्वाभाविक है, आप सही बोल रहे हैं कि 4 बजे का समय था और अपडेशन में थोड़ा समय लग रहा है। ये टेक्नोलॉजिकल विषय है, मुझे लगता है यथाशीघ्र है, क्योंकि डिबेट खत्म होते होते 6 बज जाएगा और जनता जनार्दन ई टिकट बुक कर पाएगी। इसलिए इस पर राजनीति नहीं करना चाहता, किंतु रेलवे से संबंधित, लॉकडाउन से संबंधित जो भी प्रश्न है आप बिल्कुल पूछिए, जवाब देने के लिए हम बैठे। डॉक्टर साहब, ये रेलवे से और लॉकडाउन से संबंधित सवाल ही मैंने पूछा आपसे कि क्या बिना तैयारी के रेलवे ने ये शुरू कर दिया, लोगों को टाइम दे दिया 4 बजे और उसके बाद जब वेबसाइट खोलने की कोशिश करें तो वेबसाइट हैंग है और IRCTC कह रहा है कि साहब अभी अपडेट कर रहे हैं। क्या ये अपडेशन कल से अब तक होने ही चुका होना चाहिए था जब 4 बजे का समय दे दिया गया था? देखिए, मैंने कहा इस पर, क्योंकि चूंकि रेल राज्य मंत्री इस पर जवाब देकर गए हैं, उसके बाद प्रवक्ता का बोलना उचित नहीं होगा। स्वयं अंगाड़ी साहब यहाँ मौजूद थे, आपने बहुत समय तक इस विषय में उनसे प्रश्न पूछा और उन्होंने कहा है कि मैंने पता लगाया डिपार्टमेंट से, वो अपडेशन हो रहा है।
उसके बाद प्रवक्ता क्या बोलेगा? जो रेल राज्य मंत्री ने कहा है वही फाइनल है। स्वाभाविक है, अपडेशन हो रहा है, थोड़ा हम सबको एकोमोडेट करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लोगों को परेशानी भी हो रही है, कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक एक लॉकडाउन में रहना ये अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। ये पूरा कोरोना का पेंडेमिक, रोहित जी आप भी मानेंगे, एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। कोई इसके रिहर्सल करके हम नहीं बैठ सकते हैं, मगर हाँ, पूरे प्रिपरेशन के साथ हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज पूरे विश्व में भारतवर्ष के इस युद्ध के प्रति पूरा विश्व नतमस्तक है। जहां अमेरिका में, यूएस में, स्पेन में, यूके में स्थिति बहुत गंभीर है, हालत भारतवर्ष की उससे बहुत अच्छी है। पात्रा जी, लेकिन दिक्कत यह है ना कि अगर ऐसी चीजें होंगी तो लोगों के मन में संशय होगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी यही सब तो नहीं चलता रहेगा, कि कहीं कहीं चूक होगी और सरकार कहेगी कि साहब पहली बार हो रहा है दुनिया में, इसलिए हम भी आपके साथ साथ ही देख रहे हैं, झेलिए हमारे साथ बैठ के। नहीं, ऐसा नहीं होगा, जनता विश्वास करती है। अभी मैंने देखा है कि अप्रूवल रेटिंग भी प्रधानमंत्री का आया है, 71% अप्रूवल रेटिंग है। विश्व का एक बहुत बड़ा अप्रूवल रेटिंग कंपनी, सर्वे कंपनी ने कराया था, जिसमें 68% प्रधानमंत्री का अप्रूवल रेटिंग था। स्वाभाविक रूप से जनता अपने प्रधानमंत्री, जनता अपनी सरकार पर विश्वास करती है कि सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाए हैं। बिल्कुल सही है आपका प्रश्न भी कि कहीं कहीं चूक भी हो जाता होगा। अगर चूक हो जाता है तो हम उसको ठीक भी करेंगे और लोगों को समझाएंगे भी। जैसे कि अभी 4 बजे होना था, 6 बजे तक की देरी हो रही है, तो हम लोगों को समझा रहे हैं, प्लीज़ कृपया करके आप थोड़ी देर का और धीरज रखिए, ये जरूर अपडेशन होने के बाद आप टिकट बना पाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी वापस आता हूं आपके पास और चीजें बात करने के लिए, लेकिन संजय सिंह, अप्रूवल रेटिंग बढ़ रही हैं या लोग भरोसा कर रहे हैं या लोग साथ दे रहे हैं, कहीं उसको हम नाजायज चीजों को भी जायज मानने का आधार तो नहीं बना ले रहे? फिर लॉकडाउन 1 हुआ, लोगों ने साथ दिया, लॉकडाउन 2 हुआ, लोगों ने साथ दिया, लॉकडाउन 3 में भी लोग तो साथ दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 125 करोड़ देशवासियों का आह्वान किया कि हम इस लड़ाई से एक साथ मिलकर लड़ें, तो लोगों ने साथ दिया, सरकारों ने भी साथ दिया और देश की जनता ने भी प्रधानमंत्री जी का साथ दिया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। रेल मंत्रालय की कार्रवाई पर एक नहीं अनेक बार प्रश्न उठा और आप लोगों ने भी टीवी चैनल पे उस पर बहस की, उस पर जरूर सरकार को अपनी सफाई देनी चाहिए। एक बार कहा जाता है किराया लिया जाएगा, दूसरी बार कहता है किराया नहीं लिया जाएगा। रोहित जी, आपके चैनल पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आए होंगे, सूरत से, अहमदाबाद से, अलग अलग इलाकों से लोग अपने अपने राज्यों में गए, उनसे 650 रुपए, 800 रुपए टिकट का लिया गया। महिलाओं ने अपने पायल तक बेची, कानपुर की खबरें अखबारों में आई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है कि मजदूरों से किराया लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? आप कहते हैं 15% किराया राज्य सरकार देगा, 85% केंद्र देगा। अगर 15% ही मान लिया जाए तो मजदूरों से क्यों लिया जा रहा है? संबंधित राज्य से लेना चाहिए। वो मान लीजिए नहीं देते तो 15% 650 रुपए या 800 रुपए कैसे हुआ? ये आज तक कौन से गणित के आधार पर सूरत से कानपुर का किराया 15%, सामान्य किराया 800 650 रुपए होता है, मुझे बता दिया जाए। दूसरी बात, 19,000 ट्रेन चलाने की कैपेसिटी रेलवे की है रोहित जी, और प्रतिदिन 2 करोड़ यात्रियों को रेलवे एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकता है। रेलवे की कोई छोटी क्षमता नहीं है, सामान्य क्षमता नहीं है। हिंदुस्तान का रेलवे पूरी दुनिया में अपना एक सर्वोच्च स्थान रखता है। अगर 2 करोड़ यात्रियों को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकते हैं तो ये ऊंट के मुंह में जीरा क्यों? कभी आप कहते हैं हम 300 ट्रेन चलाएंगे श्रमिक की, पता नहीं वो श्रमिक ट्रेनें 300 चलेंगी या नहीं चलेंगी, वो तो सरकार बता सकती है। फिर आप कहते हैं 15 एसी ट्रेनें चलेंगी। 3,000 रुपए का टिकट एसी ट्रेन का कोई मजदूर ऑनलाइन कैसे बुकिंग करा सकता है? कहां उसके पास क्रेडिट कार्ड है? तो अभी सबसे बड़ी चिंता माइग्रेंट लेबर्स की होनी चाहिए, सबसे बड़ी चिंता प्रवासी मजदूरों की होनी चाहिए, और इसमें अगर सरकार निर्णय लेने पर आ जाए तो कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है। 50 लाख मजदूरों को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना है और एक मजदूर पे 1,000 का भी खर्चा मान लिया जाए तो 500 करोड़ से ज्यादा का पैकेज आपको नहीं देना पड़ेगा। संजय जी, लेकिन मेरा एक सवाल है ना, इस मौके पर उनको उनके घर पहुंचाने का इंतजाम कीजिए। एक सवाल है मेरा आपसे। अमूमन पहले सवाल में मैं टोकता नहीं हूं किसी को कि आप अपना पूरा वक्तव्य रख लें, मुझे उम्मीद है आपका जवाब पूरा हो गया होगा। अब मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मजदूरों की ट्रेन अलग चल रही है, श्रमिक स्पेशल, और जो कल से चल रही है वो अलग है, इसको लेके क्या क्लैरिटी नहीं है? पहली चीज। और दूसरा, ये तो आप खुद कह रहे हैं कि हमने इतने सारे मजदूरों को भेज दिया, इतने लाख मजदूरों को हमने किराया देके ट्रेन में चढ़ा दिया, अब भी आप ये कह रहे हैं कि मजदूरों को नहीं भेज रहे हैं, और सारी पार्टियां कह रही हैं कि हमने भेजा, हम पैसा दे रहे हैं। नहीं, मजदूरों को
नहीं, मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए, रोहित जी आप भी जानते हैं, जब तक संबंधित राज्य जहां पर ट्रेन जानी है, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, जब तक वो अनुमति नहीं देगा कोई राज्य अपनी तरफ से ट्रेन नहीं भेज सकता, ये आप भी जानते हैं। रेलवे का नियम है किराया पहले दो तब हम ट्रेन चलाएंगे। रेलवे कहता है 85% हम देते हैं, 15% राज्य सरकार देगी। अब 15% किराया 650 कैसे हुआ, 800 कैसे हुआ, 550 कैसे हुआ, ये पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि इतनी भारी संख्या नहीं, 50 लाख मजदूर भी मान लीजिए अधिकतम, मैं नहीं मानता कितने मजदूर होंगे, लेकिन अगर अधिकतम 50 लाख मजदूर ही आप मान लीजिए कि वो अपने गृह राज्यों में जाना चाहते हैं, ऐसे प्रवासी मजदूर हैं, तो उनको पहुंचाने की क्षमता रेलवे के पास है। 19,000 ट्रेन की क्षमता उसके पास है। 2 करोड़ यात्रियों को प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने की क्षमता उसके पास है। और आप ये 15 ट्रेन किस बात के लिए चला रहे हैं, क्या दिखावा कर रहे हैं? आप जो नियम बनाए हुए हैं उस नियम के तहत राज्यों से आपस की सहमति के आधार पर अधिक से अधिक ट्रेन चला के प्रवासी मजदूरों को भेजिए, जिससे उनको पैदल चलने की नौबत ना आए, जिससे उनको रोड एक्सीडेंट का शिकार ना होना पड़े, जिससे उनको पटरी के नीचे कटकर ना मरना पड़े। मैं समझता हूं इसमें अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है। इसमें मजदूर या गैर मजदूर भेद करने के बजाय, भाई आपने हवाई जहाज से विदेशों से मंगाया लोगों को, आपकी प्रशंसा हुई, तारीफ हुई। कोटा से स्टूडेंट्स राज्यों ने मंगाए, इसकी सबने तारीफ की। तो मजदूर के प्रति इतना उपेक्षित भाव क्यों? ठीक है, मजदूर के लिए इतना एकदम अतिरिक्त सोच आपकी क्यों रहती है कि उनको सबसे नीचे पावदान पे रखना है? ठीक, 190 करोड़ रुपए में गुजरात के सीएम का जहाज आ सकता है, 500 करोड़ रुपए गरीबों के लिए पैकेज नहीं आ सकता। ठीक है, 68,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे पूंजीपतियों का माफ हो सकता है। ठीक है, तो इनके लिए 500 करोड़ का पैकेज नहीं आ सकता, अधिकतम मानता हूं मैं। ओके, संबित पात्रा जवाब दीजिए, उसके बाद अगले सवाल पर पढ़ते हैं। बोलिए संबित। देखिए, पहली बात तो है, मुझे लगता है जो लोग सांसद हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको राइट ऑफ और वेव ऑफ में फ़र्क मालूम होना चाहिए। कोई भी ऐसा पूंजीपति नहीं है जिसका कि लोन छोड़ दिया गया है या माफ़ कर दिया गया है, जैसे अभी बताया जा रहा था। राइट ऑफ का अर्थ होता है कॉलम चेंज करना और वसूल करना, वो वेव ऑफ नहीं होता है। बहरहाल विषय पे आते हैं। जहाँ तक रेलवे का विषय है, इन्होंने कहा पूरे देश में कुल मिला के 50 लाख के आसपास माइग्रेंट वर्कर होंगे। नहीं, केवल बिहार के ही लगभग 40 लाख हमारे ऐसे बंधु हैं जो उनको अपने अपने राज्य में पहुंचना है। ऐसे करके आप अगर पूरी संख्या देखेंगे तो 8 से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो अपने अपने राज्यों में वापस जाएं। इसमें बहुत सारी विषय मैं अपने आपके सामने रखता हूँ। एक चिट्ठी दिखा रहा हूँ आज तक को, ये चिट्ठी आज की चिट्ठी है और ये चिट्ठी गृह सचिव भल्ला साहब, अजय भल्ला ने, जो IAS ऑफिसर है, उन्होंने तमाम मुख्य सचिवों को, राज्यों को लिखा है। इसके बिंदु आपको जानने चाहिए क्या लिखा है। कल कैबिनेट सेक्रेटरी की एक बैठक हुई थी तमाम मुख्य सचिवों के साथ 10 तारीख को। उसमें 2 पॉइंट डिसाइड किए गए। In the meeting, the situation of migrant workers walking on the road and on railway tracks was noted with great concern. Since their movement by buses and Shramik special train has been allowed to enable the travel to the native places, all states or union territory governments should ensure that the migrant workers do not resort to walking on roads and railway tracks. In case they are found in such conditions, they should appropriately be counseled, taken to the nearby shelters and provided with food, water, etc. till such time that they are facilitated to board the Shramik special train. Further, there's a request by the Cabinet Secretary to all state union territory governments that they should cooperate with the railways in running more number of Shramik special trains so that travel of stranded migrant workers is facilitated at a faster rate. देखिए, इसमें कुल मिलाकर ये जो हृदय विदारक दृश्य बन रहे हैं कि बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो सड़कों पे चल रहे हैं, बच्चों को गोद में लेके चल रहे हैं, कोई पटरी पे चल रहा है। और कुछ दिन पहले औरंगाबाद में पटरी में कट के हमारे बंधु मर भी गए। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य की सरकारें जब श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम राज्य की सरकारें बड़ी सेंसिटिविटी के साथ करें। कोई अगर रोड पे चल रहा है, कोई पटरी पे चल रहा है, तो समझा बुझाकर उसको शेल्टर हाउस की तरफ ले लिया जाए, क्योंकि SDRF का फंड राज्यों को दिया गया है शेल्टर हाउस स्थापित करने के लिए, वहाँ भोजन की व्यवस्था करने के लिए, वहाँ पानी की व्यवस्था करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें कागज पे बड़ी अच्छी लगती हैं, जब आप बताते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है सुनने में कि देखो सरकार कितना अरेंजमेंट कर रही है, लेकिन जमीन पे जब आदमी जाता है उसको बिना ट्रेन के थोड़ी ना कोई टिकट लिए, बिना टिकट के ट्रेन में बैठने दे रहा है। और जो बात संजय सिंह कह रहे हैं उसको तो आप नकार नहीं पाएंगे ना, उसके बाकायदे प्रूफ हैं कि मजदूरों को टिकट लेना पड़ा, 650 का टिकट, 800 का टिकट। ये भी खबर अखबार में छपी है कि एक महिला अपनी पाजेब बेच के टिकट खरीद के बैठी। तो इन लोगों को अगर ट्रेन में नहीं बैठने दिया जा रहा बिना टिकट के, उसका जिम्मेदार कौन है फिर?
रोहित जी मैं जवाब देता हूं। देखिए रोहित जी, आक्षेप तो बहुत सारे होंगे, जवाब देने वाले को समय दीजिए, कम से कम लोगों का ज्ञानवर्धन हो। सर मैं मना नहीं कर रहा, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, लेकिन आप वो चिट्ठी पढ़ के सुना रहे हैं सर। वो चिट्ठियां तो सारे देश के लोग देख रहे हैं, लेकिन वो चिट्ठियां जमीनी हकीकत में कहां बदल रही हैं? नहीं, जमीनी हकीकत में नहीं बदल रही है, तो कलेक्टर और वहाँ के कमिश्नर और वहाँ के एसपी को जवाब देना पड़ेगा, वो हम कर भी रहे हैं। देखिए अभी मैं संजय सिंह जी का जवाब देता हूँ। संजय सिंह जी की पार्टी ने थोड़ी दिन पहले, मेरे ख्याल से 7-8 दिन पहले ही क्रेडिट लिया कि हमने पैसे देकर मजदूरों को बिहार भेजा है। उसकी सच्चाई बिहार की सरकार ने अपने इस चिट्ठी को रिलीज करके किया। ये किस प्रकार से, ये चिट्ठी भी आपको पढ़ना चाहिए। ये चिट्ठी लिखा गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार को आम आदमी पार्टी द्वारा, और ये लिखा गया है 6 मई 2020 को कि जो कंसेंट है श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली से मुजफ्फरपुर चलाने का, आप कृपया करके पैसे कलेक्शन करके हमको दे दीजिएगा। रियम्बर्स अप्रोप्रिएट फेयर भी लिख दिया गया कि 6.5 लाख रुपए आप हमें दे दीजिएगा, और हम मरीजों का जो माइग्रेंट लेबर से उनके पैसे हम दे रहे हैं। तो ये क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों कर रहे थे? बिहार की सरकार ने पैसा दिया है ना, बिहार की सरकार ने इनको रियम्बर्स किया है ना, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए 10 करोड़ लोगों को अपने अपने गंतव्य स्थान में पहुंचाना है, तो एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से पहुंचाना पड़ेगा, वरना गांव में अगर बीमारी पहुंच गई तो उसका रोकथाम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पंजाब की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार आज भी लड़ रही है, दोनों कांग्रेस शासित राज्य हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि नांदेड़ से जो लोग गए थे पंजाब में, आज उनके कारण पंजाब में बीमारी फैल रही है, और पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बिना जांच किए हमारे पास सारे मरीज भेज दिए। ठीक है, आप बताइए। अब मेरा ये सवाल सारी ये है, चीजें डिसिप्लिन तरीके से होनी चाहिए। मैं 10 सेकंड में विषय खत्म कर रहा हूं। एक सवाल मैं भी पूछ रहा हूं। देखिए कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आज जब हम डिबेट कर रहे हैं तो टोटल ट्रेन जो दौड़ रही है पटरियों पे और गंतव्य स्थान पे पहुंची है, उनकी संख्या जान लीजिए। 468 ट्रेन कुल मिला के दौड़ी है। टोटल ट्रेन जो अभी पटरी पे है, जो पहुंची नहीं है, वो 105 है, और जो पहुंच चुकी है अपने गंतव्य स्थान पे 363 है, और जो अभी खड़ी है रेलवे पटरी पे वो 50 है। कुल मिला के 5.5 लाख लेबर्स अपने अपने गांव पहुंचे हैं। मेरा सवाल उठता है कि 240 ट्रेन का ऑर्डर उत्तर प्रदेश ने दिया है, 215 ट्रेन का ऑर्डर गुजरात ने दिया है, 142 ट्रेन का ऑर्डर बिहार ने दिया है, छत्तीसगढ़ में अभी तक 1 ट्रेन का ऑर्डर दिया है, राजस्थान जहां की बहुत सारे हमारे बिहार के और उत्तर प्रदेश के बंधु माइग्रेंट लेबर्स के रूप में काम करते हैं वहां, और राजस्थान के लोग भी बाहर काम करते हैं, वैसा राजस्थान ने केवल 4 ट्रेन के लिए ऑर्डर किया है, और वेस्ट बंगाल ने केवल 3 ट्रेन के लिए ऑर्डर किया है। ठीक है। आज पीयूष गोयल जी ने कहा है कि हमारे पास 1200 ट्रेन है, प्रतिदिन हम 300 ट्रेन दौड़ा सकते हैं। मेरा सवाल उठता है कि ये राज्य डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जब तक अलाउ नहीं करेंगे अपने राज्य में ट्रेन को घुसने के लिए, कैसे ट्रेन जाएगी? आपका पॉइंट यह है कि राज्य सरकारें मांग ही नहीं रही, तो हम ट्रेन कैसे चलाएं? जबकि हमने राज्य सरकारों को कहा है कि आप चाहें तो ट्रेन लेकर अपने अपने यहाँ के मजदूरों को ला ले जा सकते हैं। अब मैं इसके बाद राज्यों और केंद्र के बीच जो आज युद्ध की स्थिति दिखाई दे रही है उस पर आऊंगा संजय जी, लेकिन उसके पहले इस चीज को लेकर, ट्रेन को लेकर आप जो कमेंट करना चाहते हैं कर लीजिए, ये बताते हुए कि महामारी में भी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां और सरकारें क्रेडिट लेने से थोड़ा सा परहेज नहीं कर सकती क्या? क्रेडिट आदमी को मिल ही जाएगा बाद में जब चुनाव होगा। जो सरकार अच्छा काम करेगी जनता उसको वोट दे देगी दोबारा। ठीक है, मैं सहमत हूं आपकी बात से, बिल्कुल सही बात आपने कहा। पहली बात तो हमारे मित्र संबित पात्रा जी बहुत पढ़े लिखे हैं, और वो अभी हमसे कह रहे थे कि राइट ऑफ और माफ करने का भेद समझना चाहिए। ये भेद ही मैं आपको दिखा रहा हूं संबित पात्रा जी। ये राज्यसभा में दिया गया जवाब है सरकार का, जिसमें कहा गया है जितने लोन राइट ऑफ किए गए हैं 2.54 लाख करोड़ रुपए 2019 का आंकड़ा है, 68,000 करोड़ रुपए अभी का आंकड़ा है, और ये पहले का जवाब है जिसमें कहा गया है उन लोन्स में जो लोन आपने राइट ऑफ किया है लाखों करोड़, उसमें मात्र 10.7% की वापसी हुई है। यानी रिकवरी जो है वो 10.7% की है, 90% पैसा आप वापस नहीं कर पाते। यही रिकॉर्ड है राइट ऑफ किए गए लोन का। तो इसलिए ये मत समझाइए कि ये राइट ऑफ क्या होता है और माफ क्या होता है। यही राइट ऑफ किसानों का भी कर दीजिए जो कर्जदार हैं, यही राइट ऑफ आप छोटे व्यापारियों का भी कर दीजिए, छात्रों का भी ऐसे राइट ऑफ कर दीजिए, उनका बैलेंस शीट से, बैंक की बैलेंस शीट से उनका भी कर्जा गायब कर दीजिए, उनका तो कॉलर पकड़ के हवालात में बंद कर दिया जाता है उनसे कर्ज वसूलने के लिए। दूसरा विषय आपने कहा कि इस समय जो लोग राज्य सरकारों में
पैदल चलते हुए या ट्रैक पे चलते हुए पाया जाए, उनके लिए बस का इंतजाम किया जाए और श्रमिक ट्रेन जहां से चलती है वहां पहुंचाया जाए। देखिए, लेटर में लिखने में इस बात में कोई आपत्ति नहीं, बहुत अच्छी बात सुनने में भी लग रही है, लेकिन कल का दृश्य हो सकता है रोहित सरदाना जी ने दिखाया हो अपनी टीवी चैनल पे, भरतपुर के बॉर्डर पे यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे पुलिस वाले ही बेचारे आपस में लड़ गए। पैदल चल के राजस्थान से उत्तर प्रदेश जो मजदूर जा रहे थे उनको घुसने नहीं दिया गया और उनके बीच में आपस में लड़ाइयां हो गई। तो आपके इस दिशा निर्देश का यूपी, जहां पे आपकी सरकार है, वही मानने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात आपने बिहार वाली की, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं बिहार सरकार का पत्र लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना रहा हूं। जो बिहार सरकार का पत्र है वो क्या कहता है? The policy of the government of Bihar is to reimburse the railway fare paid by the migrant laborer on arrival। ये बिहार सरकार की पॉलिसी है, नीति है, योजना है कि जब प्रवासी मजदूर अपने पास से किराया लगाकर वहां पे पहुंच जाएंगे, और नीतीश कुमार जी उसमें आगे भी जोड़ते हैं, उनका वीडियो है जो टीवी चैनल ने चलाया कि 21 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद तब उनको पैसा दिया जाएगा और तब उसमें 500 रुपए और अतिरिक्त जोड़ के दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, रेलवे आपका कहता है पैसा पहले दो तब ट्रेन चलाएंगे, बिहार सरकार कहती है पहले आने दो 21 दिन बाद किराया देंगे। उस स्थिति में दिल्ली की सरकार ने पेमेंट किया, और ये हमारा पेमेंट है जो हमने मजदूरों के किराए का किया। इसका कोई क्रेडिट नहीं लेना, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग बड़े अधिकार के साथ चैनलों पे बैठ के झूठी जानकारी देते हैं। ये बंद कीजिए, अच्छी बात नहीं है। इस समय जरूरत है, राज्य सरकारें जहां भी ट्रेन जा रही है, आप 15% का भी नियम क्यों लगा रहे हैं? आप फ्री कर दीजिए, बाद में राज्य सरकारों से रिएम्बर्स कर ले, रेलवे रिएम्बर्स कर ले। रेलवे ही क्यों शुरू में टिकट लेता है? रेलवे मना कर दे, हम कोई टिकट नहीं लेंगे। तीसरी बात आपने अभी कही कि इस समय में, इस दौरान में आक्षेप लगाना आसान होता है। माफ कीजिएगा, जितना आक्षेप आपने दिल्ली की सरकार के ऊपर आपके पार्टी के नेताओं ने तो उपवास तक यहां पे रख दिया, आपके एक माननीय सांसद ने, मैं उसके विषय में नहीं जाना चाहूंगा। और आपका केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के प्रति रवैया क्या रहा? 17,500 करोड़ रुपए आपने आपदा राहत के इस कोरोना संकट से निपटने के लिए बांटा, 17.5 रुपए आपने दिल्ली सरकार को नहीं दिया। मैं समझता हूं कि यह तय करना बहुत आसान है लोगों के लिए कि जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर केंद्र का रवैया क्या है, केंद्र और राज्य का सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा है, ये आप बेहतर तय कर सकते हैं। मुझे लगता है अब मैं इसी सवाल को लेकर आना चाहता हूं, एक इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए। राइट ऑफ और वेव ऑफ इतनी लंबी बहस है संजय जी, आप भी जानते हैं, संबित आप भी जानते हैं कि उसके लिए हम अलग से एक दिन 1 घंटा रख सकते हैं केवल उसी पर बहस करने के लिए, कितने उद्योगपतियों का कितना पैसा राइट ऑफ हुआ और उस राइट ऑफ के कॉलम में कितनी वापसी पिछले कई साल में दिखाई जा सकी इस देश में। लेकिन जो सवाल आपने छेड़ दिया वो ये कि राज्यों और केंद्र के बीच का संबंध इस समय, ममता बनर्जी ने भी अब से कुछ देर पहले उस मीटिंग में जो कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की चल रही है, बड़ा आरोप लगा दिया कि साहब ठीक से नहीं है सब कुछ, केंद्र की चिट्ठी हमारे पास बंगाल में बाद में पहुंचती है, मीडिया में पहले लीक हो जाती है। लेकिन संजय जी आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? इसी चैनल पर बैठकर मेरे ही साथ अरविंद केजरीवाल तारीफों के पुल बांध कर गए केंद्र की सरकार के। उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया रहा, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, हमने जो जो केंद्र से मांग की केंद्र की सरकार ने हमें सब कुछ दिया। आप कह रहे हैं हमें 17 रुपए भी नहीं दिए इन्होंने। अब जरा मैं जवाब कर लूं संबित जी, ये जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। मैं कोई अतिरिक्त अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, मैं तो रोहित जी आपसे यही कह रहा हूं कि केंद्र और राज्य के संबंध बनाने की जिम्मेदारी बड़े भाई की होती है, छोटे भाई की भी होती है। बड़े भाई की ज्यादा होती है, छोटे संजय जी ये तो फिर ये बात हुई ना, आप बड़े भाई हैं, आप केंद्र अरविंद में जी बैठे, आप ज्यादा कुछ और कहेंगे, आप कुछ और कहेंगे। आपने आपदा का पैसा बांटा तो 17.5 रुपए क्यों नहीं दिया? नहीं तो आप 17.5 नहीं, मैं ये आपकी शिकायत ये है कि हमें कैश नहीं दिया, सामान जो दे दिया वो काउंट नहीं करते हम, ये कह रहे हैं आप संजय जी? सामान दिया है, मैं जो जहां पे सहयोग किया वहां तारीफ भी करते हैं, जहां उन्होंने सहयोग किया वहां तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। ठीक है, लेकिन जहां हमारी, जैसे अब हमारे ऊपर आनंद विहार का आरोप लगा दिया गया, कानून व्यवस्था हमारे पास है क्या? किसी को रोकना, किसी को लॉकडाउन का पालन करवाना वो दिल्ली पुलिस के पास है, गृह मंत्रालय के में तो बातें साफ है, वो साफ तौर पे दिखती हैं। संजय जी उससे आगे बढ़ गए हैं ना, आनंद विहार अब पीछे रह गया, लॉकडाउन और वो लेटर घटना हुई जो कहा जा रहा है, लेटर
राज्य और केंद्र का लेटर मीडिया में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ओके। संबित पात्रा, अब जवाब दीजिए ममता बनर्जी के आरोप का भी और इनके आरोप का। मैं जवाब देता हूं और सबसे पहले क्योंकि उन्होंने बिहार वाली चिट्ठी का जिक्र किया, मुझे लगता है 10 सेकंड में उसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। मैं चिट्ठी पढ़ रहा हूं, देयरफॉर दिल्ली सरकार ने जो लिखा है वो चिट्ठी पढ़ रहा हूं। देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू रीएम्बर्स द फेयर टू पैसेंजर बट द सेम मे बी रीएम्बर्स टू GNCTD। अप्रॉक्सीमेट फेयर फॉर वन ट्रेन टू मुजफ्फरपुर इज ₹6.5 लाख। एक्चुअल फेयर वुड बी इंडिकेटेड शॉर्टली। मतलब इतना पैसा आप हमें दे दीजिएगा। तो पैसा लिया है इन्होंने और क्रेडिट लेने की कोशिश की थी। बहरहाल मैं विषय पे आता हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने इस दौरान बहुत प्रशंसा की है केंद्र की कि हमें पीपीई किट मांगा, मिल गया। हमने सर देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। लेकिन आप गलत जानकारी दे रहे हैं, समय पे बोल दीजिए। आप अपने सर देखिए, आपके अधिकारी ने जो चिट्ठी लिखा है, मैं चिट्ठी पढ़ा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए रोहित जी, जहां तक ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा हमने पीपी किट मांगे, हमें समय पे मिल गए। हमने N95 मास्क मिला, हमें समय पे मिल गया। वेंटिलेटर मांगा, हमें समय पे मिल गया। जो मांगा है मिल गया। मैंने आज तक का वो पूरा कॉन्क्लेव भी देखा था। बहरहाल कुछ विषय ऐसे हैं जो डिबेटेबल है और जिन पर डिस्कशन होना चाहिए। मैं एक इंडियन एक्सप्रेस का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि 9 तारीख को परसों छपा था वो लेके बैठा हूँ और इस पर इनके चीफ सेक्रेटरी माने भी हैं। देखिए, ये बात जब मुझे बोलने दीजिए, दिल्ली के करोड़ों लोग देख रहे हैं, दिल्ली का आने चाहिए। यहाँ 4 अस्पताल को लेकर कोविड का ट्रीटमेंट होता है। लोक नायक हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज और दिल्ली और झज्जर का जो सेंटर है एम्स का, ये 4 कुल मिला के इन्होंने दिखाया है। इन हॉस्पिटल्स में अभी तक 116 डेथ हुई थी 9 तारीख तक, जबकि इन हॉस्पिटल्स 4 हॉस्पिटल्स के डेथ को दिल्ली सरकार ने मात्र 33 डेथ दिखाया था। मैं कोट करता हूँ एक एक करके। आरएमएल की जो अध्यक्षा हैं, जो सुपरिंटेंडेंट हैं, उनका नाम है डॉक्टर मीनाक्षी भारद्वाज। वो कहती हैं, वी आर रेगुलरली गिविंग अवर डाटा टू द दिल्ली गवर्नमेंट। वी डोंट नो व्हाई इनकरेक्ट डाटा इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। इवन द टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 पॉजिटिव केसेस इज इनकरेक्ट। वी हैव इन्फॉर्म्ड देम मेनी टाइम्स बट द नंबर इज स्टिल नॉट करेक्ट। अब कितना डाटा है? आरएमएल में अभी तक 52 डेथ, मतलब परसों तक 52 डेथ हुई थी, जबकि दिल्ली सरकार ने केवल 26 डेथ दिखाया था। अब हम आते हैं एम्स हॉस्पिटल में। एम्स में इन्होंने दिखाया है 2 डेथ, जबकि एम्स के जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं, जो दिल्ली एम्स और झज्जर कैंपस को देखते हैं, उनका कहना है कि 14 लोगों का डेथ हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं तीसरे अस्पताल एलएनजेपी में 47 डेथ रिपोर्टेड हुआ है, जबकि दिल्ली सरकार ने 5 डेथ्स दिखाए हैं और ये कह रहे हैं डॉक्टर जेसी पासी, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल, द टोटल नंबर ऑफ डेथ रिपोर्टेड इन माय हॉस्पिटल ड्यू टू कोविड पॉजिटिव पेशेंट इज 47। लास्ट हॉस्पिटल है लेडी हार्डिन हॉस्पिटल, जिसमें कि अभी तक वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द हेल्थ डिपार्टमेंट नॉट अ सिंगल डेथ हैज हैपेंड, बट उनके मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर NN माथुर का कहना है कि 3 डेथ्स ऑफ कोरोना पेशेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड इन लास्ट 1 मंथ, मतलब परसों तक। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े छुपाने का काम, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मगर अगर हम आंकड़े छुपाएंगे, ममता जी वहां आंकड़े छुपा रही हैं। और देखिए, ये चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी है, पूरा नंबर लेके बैठे हैं सरकार की चीफ, तो इसका मतलब आरोप तो लग ही रहा है ना। और आपने कहा कि दिल्ली सरकार के तहत आते हैं ये अस्पताल। सुनिए, आपने शुरुआत ही यहाँ से की। नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप लोग लड़ रहे हैं। आप दोनों तो बड़े मीठे से ये कह रहे हैं हम एक दूसरे पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आरोप के अलावा कुछ हो भी तो नहीं रहा तब से। कोई बात नहीं। मैं एक ये चिट्ठी कल की है, 10 तारीख की है, और ये चिट्ठी लिखा है विजय देव, जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के। एंड वो कहते हैं, एंड whereas it has come to the notice that both public and private hospitals, both COVID dedicated and non-COVID hospitals, are not reporting the deaths of positive cases of COVID-19 occurring in their hospitals in a timely and regular manner, and therefore it is great, मतलब बहुत, वो कहते हैं कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि सारी संख्याएं गड़बड़ हो रही हैं। अगर संख्याएं गड़बड़ होगी तो ये लड़ाई लड़ेंगे कैसे हम? संबित जी, दिल्ली नगर निगम ने जो आंकड़े जारी किए, अलग अलग घाट पर जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के शव लाए गए और उनके अंतिम संस्कार हुए, पंजाबी घाट पर, पंजाबी बाग में 96, आईटीओ में 91 बॉडी दफन हुई। साउथ एमसीडी ये बातें बता रही है। 9 मई तक 153 निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुए। तो संजय जी, क्या वाकई मौत के आंकड़े को लेकर भी घमासान हो रहा है, उसमें भी घपला घोटाला हो जा रहा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चीजों को तोड़ने, मरोड़ने, अफवाह फैलाने में महारत हासिल है। ये बात मैं जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं इनसे कोई जोड़ नहीं है इस मामले में। आप मुझे बताइए, कोरोना डेथ्स को डिक्लेयर करने के लिए डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई गई,
वो इसको डिक्लेयर करते हैं, वो इसको देखते हैं। अब आप उसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार सबको आप घसीटने पर लग जाएंगे। देखिए, अगर इसकी बात आप करेंगे, आपको कह रहे हैं चिंता होनी चाहिए, मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं देश में कहीं कोई कोरोना से डेथ ना हो, किसी की जान ना जाए। लेकिन आपके जो गुजरात मॉडल जिसकी आप सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं, वहां हालत क्या है? 7,000 केसेस में रोहित जी 425 लोगों की जान जा चुकी है। अब शायद वो आंकड़े बढ़ भी गए होंगे। 3200 केसेस में 193 लोगों की जान जा चुकी है मध्य प्रदेश में। जीवन लोगों का बचाने के लिए आपका चिकित्सा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, गुजरात मॉडल, जिसका आप सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में, जिसकी चर्चा आप पूरे देश में करते हैं, वहां की हालत यह है, वहां की बदहाली का आलम यह है। आप दिल्ली सरकार पे आरोप लगाने पे लगे हुए हैं कि यहां इतने मरे हुए हैं, उतने मरे हुए हैं। अरे भाई, यहां पे जो भी डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है, जो डॉक्टर्स ने देखा है, डॉक्टर्स ने उसको अनाउंस किया है, एक कमेटी बनती है। अब आप कह रहे हैं वो कमेटी झूठ बोल रही है, तो आप कह सकते हैं। आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोरोना योद्धा हैं, इनका सम्मान कीजिए। हम भी कहते हैं प्रधानमंत्री जी की तरह भाई इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर उन पे कोई आप प्रश्न उठा रहे हैं तो आप जांच कर लीजिए, देख लीजिए। लेकिन आपके गृह, जो आपके द्वारा शासित राज्य है भाजपा के द्वारा, वहां क्या चिकित्सा की हालत है वो भी देख लीजिए। क्या एमसीडी झूठ बोल रही है? बिहार वाली बात बार बार ये घुमा के ला रहे हैं, इसलिए जवाब देना चाह रहा हूं। एमसीडी झूठ बोल रही है? बिहार जी, एमसीडी झूठ बोल रही है क्या? ये जो मौत के आंकड़े एमसीडी ने दिए हैं, कितने मामलों में झूठ बोली है रोहित जी, आपको पता नहीं है क्या? सर, लाशों पर भी झूठ बोला जाएगा क्या? एक नहीं, अनेक बार। ये दुखद है कि लाशों पे भी झूठ बोलने का काम एमसीडी और ये लोग कर रहे हैं और इसको दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, एमसीडी ने आज नहीं, याद कीजिए उस समय जब डेंगू के मामले आए थे तब भी झूठे आंकड़े सामने आके दिए थे। डेंगू के समय में भी एमसीडी ने झूठे आंकड़े दिए थे, भ्रम फैलाने का काम किया था। ये काम बंद कीजिए। अब थोड़ा हम आपकी राज्य सरकारों पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप दिल्ली सारा कुछ अपराध आपको दिल्ली में दिखता है। जब सहयोग करने की बात आती है तो कहते हैं यूटी हम नहीं करेंगे। अब जरा इससे थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संबित जी, आपने भी अपने आंकड़े रख दिए, उन्होंने भी अपने आंकड़े रख दिए। मैं इसके इतर एक आप जवाब दे दीजिएगा साथ साथ। 10 सेकंड मैं सवाल ले रहा हूं, आप साथ साथ जवाब दे दीजिएगा। संबित जी, इसको भी एड्रेस कर लीजिएगा। एक मेरे पास मैसेज आया जो कि बताया गया कि पुलिस अधिकारियों के ग्रुप्स में आपस में सर्कुलेट हो रहा है। लॉकडाउन को लेकर क्या कंफ्यूजन है सरकार के अंदर या सिस्टम के अंदर, वो उसके ऊपर बड़ा तगड़ा कमेंट करता है। वो क्या लिखते हैं? थोड़ा खोलो, थोड़ा खोलो, अच्छा ज्यादा मत खोलो, थोड़ा बंद रखो, बेशक थोड़ा खोल लो लेकिन थोड़ा सा बंद रखो, मतलब थोड़ा खोलो, ज्यादा मत खोलो, बिल्कुल बंद भी मत रखो और एकदम खोलो भी मत, या एक काम करो जैसा गृह मंत्रालय ने कहा है वैसा कर लो। ये गाइडलाइंस क्लियर क्यों नहीं है सर संबित जी? अगर लॉकडाउन के 50 दिन हम पार कर चुके हैं और अभी भी ये स्थिति है, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है? मैं जवाब देता। पहले तो संजय भाई के प्रश्न का जवाब दे दूं। मैं तो बोल रहा हूं, इन्होंने कहा कि ऑडिट कमेटी क्या झूठ बोल रही है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या विजय देव जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, वो झूठ बोल रहे हैं क्या? उनकी चिट्ठी दिखाई मैंने, उन्होंने ही लिखा है कि संख्याएं गड़बड़ी हो गई हैं, कैलकुलेशन में गलती हो रही है कहीं ना कहीं और हमें ताकीद रहना है। इन्होंने खुद लिखा है विजय जी ने। तो चीफ सेक्रेटरी झूठ बोल रहे हैं सरकार के, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको 4 मेजर हॉस्पिटल जो कि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, चारों मेजर हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट्स जो कि बड़े डॉक्टर हैं, जाने माने डॉक्टर हैं, इंडिया के जाने माने डॉक्टर हैं और एम्स इत्यादि के सुपरिंटेंडेंट होने के कारण विश्व के बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हम तो संख्या ऐसा बता रहे हैं, पता नहीं क्या छुपा करके वो लोग संख्या ऐसा बता रहे हैं। तो ये डॉक्टर है ना, ये भी तो कोविड वॉरियर है। उनकी बात इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है। इंडियन एक्सप्रेस भी एक कोविड वॉरियर है क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा पत्रिका समूह है। अब आपके प्रश्न पे आते हैं। आपने कहा कि कुछ समाचार ऐसे चल रही है पुलिस की। देखिए, आपका अधिकार है, मगर क्या मैसेज चल रहा है पुलिस के बीच में व्हाट्सएप पे, ये मैं नहीं जानता हूँ, मगर मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि बहुत क्लैरिटी है। देखिए, पिछली बार जब लॉकडाउन को लेकर एक बहुत बड़ा अनुबंधित पूरा का पूरा गाइडलाइन आया था, उसमें एक डिटेल था कि कौन सी दुकान खोलनी है, कौन सी दुकान नहीं खोलनी है, किस जोन में कितने लोग बैठ के स्कूटर में जा सकते हैं, कौन से जोन में अकेला जाना है। ये सारी चीज़ें, एक एक गाड़ी स्कूटर पे भी पिलियन राइडिंग होगा कि नहीं और 1 से 2 आदमी जा सकते हैं कि नहीं, यहाँ तक भी विषय डिवाइड करके गाइडलाइन में लिखा गया था। संबित जी, आप मजाक उड़ा देते हैं राहुल गांधी का आगे, लेकिन उन्होंने 2 टूक कहा कि जो नेशनल लेवल का रेड जोन है वो असल में राज्य का ग्रीन जोन है और जो नेशनल लेवल ग्रीन जोन बता रहा है वो असल में राज्य का रेड जोन है। क्यों नहीं राज्यों को अधिकार दिया गया ये तय करने का? ये शिकायत अरविंद केजरीवाल ने भी की यहीं बैठकर। चलिए, पहली बात तो है जहाँ तक रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का सवाल है, राहुल जी को भी पता होगा और आपने पिछली बार गाइडलाइंस में भी पढ़ा होगा कि ये एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, डायनामिक चीज़ है और हर हफ्ते इसका आकलन होता है। आकलन कौन करता है?
आकलन कमेटी का हेड तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आकलन करके भेजेगा कि इस प्रकार की स्थिति है, उसके बाद ही उसका जोनलाइजेशन किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अभी भी जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग चल रही है, जो कुछ भी हो रहा है वो संघीय ढांचे के अंतर्गत आदान प्रदान करने के बाद, देखिए आज लॉकडाउन एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा हमें पता नहीं, मगर कुछ राज्यों ने तो एक्सटेंड कर दिया है, तेलंगाना ने एक्सटेंड कर दिया है, उड़ीसा ने एक्सटेंड कर दिया है, कुछ लोगों ने डिमांड रखा है कि एक्सटेंड होना चाहिए। और सभी देखिए, कोई भी प्रोटोकॉल आता है, कोई भी गाइडलाइन आता है, गाइडलाइन को फॉलो करना, गाइडलाइन को जमीन पर उतारने का काम वहां के प्रशासन का होता है कि किस प्रकार वो गाइडलाइन को उतारेगा, और किसी गाइडलाइन में किसी प्रकार की शंका नहीं है। ठीक है संजय जी, अब जरा शराब के मुद्दे पर आ जाते हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने कहा हम खोलना चाहते हैं शराब की दुकानें, आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आया कि ये तो ठीक नहीं होगा लॉकडाउन में। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चाहा कि शराब की दुकानें खुल जाएं, और बीजेपी को पसंद नहीं आया कि साहब ये कैसे होगा, ये तो भीड़ लग जाएगी। और फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चाहा कि भाई शराब की दुकानें खुल जाएं, और कांग्रेस को पसंद नहीं आया कि भाई ये कैसे खोल सकते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना की सरकार ने चाहा कि भाई खुल जाए। ये चक्कर क्या है सर? जब सब मिले हुए हैं तो फिर इस बात पे रहिए कि सब मिले ही हुए हैं जी। नहीं, मैं दोनों विषय का, दोनों आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। एक संबित जी है और जो दूसरा सवाल आपने पूछा है, संबित जी ने जो विजय देव जी का जिक्र किया, मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। उन्होंने सारे सुपरिंटेंडेंट का जिक्र तो किया, लेकिन वो कई डॉक्टरों की कमेटी है जो कोरोना डेथ्स को डिक्लेयर करती है, उसका भी जिक्र कीजिए। क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या वो गलत जानकारी देंगे? क्या इस पे भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए कोई बात कहने से पहले। बाकी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कहीं कोई सही गलत, आपके हिसाब से तो सब गलत ही गलत है, लेकिन जो सच है वो सामने आ जाएगा, उससे कहीं हम भाग नहीं रहे। जहां तक अस्पतालों का सवाल है, सारे अस्पताल का आपने नाम लिया संबित जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और आपको अगर मौका लगे तो आप चले भी जाइएगा या स्वास्थ्य मंत्री जी से कहिएगा चले जाएं। एम्स में 5000 बेड का हॉस्पिटल है जो जनरल मरीजों को देखने का है। बहुत सारे गंभीर रूप से जो पीड़ित मरीज थे वहां पर गए, अलग अलग बीमारियों के, इस दौरान उनका इलाज नहीं किया गया, उनको वापस कर दिया गया। कोविड से समर्पित हॉस्पिटल 500 बेड का है, वहां पे एम्स में अलग से बनाया गया, जिसमें 500 बेड की व्यवस्था की गई कि खाली कोविड पेशेंट का यहां पे इलाज कराया जाएगा। उसमें मात्र 17 मरीजों को अब तक एडमिट किया गया। वहां पे जो कोविड के पेशेंट हैं उनको एडमिट करने में दिक्कत आ रही है। हम लोगों ने बार बार इस सवाल को, प्रश्न को उठाया, मैं कहना नहीं चाहता था यहां पे, लेकिन चूंकि आपने सवाल अलग अलग अस्पतालों के छेड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वहां पर इसका इंतजाम और इसकी व्यवस्था नहीं की गई कि कोविड पेशेंट्स को रेगुलरली देखा जाए, उनको एडमिट किया जाए, या दूसरे जो मरीज हैं उनको एडमिट किया जाए, उनकी देखभाल ठीक से की जाए। अब क्यों का क्या कारण है, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जी और केंद्र सरकार एम्स के अधिकारियों से बात करें और उसका संज्ञान ले। मुझे लगता है वो ज्यादा ठीक होगा। शराब की बात आपने की, रोहित जी, अकेले दिल्ली राज्य में नहीं, देश के कई राज्यों में शराब की दुकानें खुली। कहीं कर्नाटक में हम लोगों ने दृश्य देखा, कोई नारियल फोड़ रहा है शराब की दुकान खोलने से पहले। कहीं हम लोगों ने देखा हरियाणा में पूरी पार्टी बजाई जा रही है, वहां गाना बजाना चल रहा है, कहीं फूल फेंका जा रहा है। 300 करोड़ रुपए का शराब अकेले एक दिन उत्तर प्रदेश में बिक गया, एक दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में बिक गया। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की उसमें धज्जियां उड़ाई गई, मैं मानता हूं, बिल्कुल सही बात है, उड़ाई गई। लेकिन दिल्ली की अगर आप बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर यहां हमारे पास नहीं है। अगर वहां भीड़ लगती थी तो उसके बाद दूसरे दिन से हम लोगों ने उसको ठीक करने के लिए, जी, ये तो आपको चुनाव लड़ते समय भी पता था ना दिल्ली के मुख्यमंत्री का, आगे प्रयास कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं होगा। ये बात तो आप पहले से जानते हैं, फिर फैसले लेते में रोहित जी उसको ठीक कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जानते हैं। अरविंद जी ने कहा हमारे पास है विषय, मुझे अच्छे से याद है, जो भी सब्जेक्ट हमारे पास है, जो मिनिस्ट्री हमारे पास है, उसमें हम बेहतर करके दिखा रहे हैं। पहले दिन अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं ही डिबेट कर रहा था यहाँ पर शराब की दुकानों को लेकर, और उसी दौरान अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आई। उसमें उन्होंने कहा कल से अगर हमें ऐसा दिखा तो हम बंद करा देंगे दुकान, सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन नहीं हुआ तो। सर, कितनी दुकानें बंद करवाई आपने? नहीं, ई कूपन का भी हम लोगों ने सिस्टम दिल्ली के अंदर बनाया है, और लॉकडाउन के नियमों का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आगे हो सके। दूसरे दिन से काफी इस व्यवस्था को दिल्ली पुलिस ने भी ठीक किया है, वो भी वहां पे रह के दुकानों पे इसको ठीक कराने का काम उन्होंने किया है। संबित पात्रा, इस समय जो खबर आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार ने
लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है। क्या ये लॉकडाउन के एक और चरण की तरफ बढ़ने की आहट है? क्योंकि ट्रेन चलने से लोगों को लगने लगा था अब शायद जिंदगी का दरवाजा खुलने लगेगा आगे। देखिए रोहित जी, मेरी एक लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हूँ। प्रधानमंत्री मीटिंग में मुख्यमंत्रियों के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये मैंडेट मेरे पास नहीं है। और मैं कुछ भी इतने बड़े चैनल पे कहूँगा तो वो आग की तरफ फैल जाएगी तो पूरे देश में, और फिर उसमें एक तरह से पैनिक और र्यूमर मॉन्गरिंग भी हो जाएगा। इसलिए मैं इंतजार करूँगा, थोड़ी देर के बाद सच्चाई मालूम ही पड़ जाएगा। दूसरी बात है, जो प्रश्न आपने, 2 सवाल आपने पूछे थे शराब को लेकर, और संजय भाई ने एम्स के बारे में बोला। मैं संजय भाई से इतना ही हाथ जोड़ के कहूँगा, एम्स हमारे देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, और केवल देश का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और वर्ल्ड का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में काम होता है। ये कहना कि एम्स ट्रीटमेंट नहीं कर रही है, मरीजों को देख नहीं रही है, मुझे लगता है एम्स के साथ जागती होगी। उनके डॉक्टर्स 24 घंटे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एम्स को हमें पॉलिटिक्स में नहीं घसीटना चाहिए। दूसरी बात शराब के बारे में, इसमें मैं राजनीति नहीं करना चाहता। मैं वाकई कहता हूं कि इसमें हर राज्य को राजनीति से बचना चाहिए। सभी राज्यों को प्रीएम्प्ट करना चाहिए था कि किस प्रकार वहां सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ने वाली है, किस प्रकार से लोग 40 दिन से बंद थे, एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ के शराब की दुकान तक पहुंचने की कोशिश कर। दिल्ली सरकार ने भी ये प्रीएम्प्ट नहीं किया, बाद में जाके इन्होंने ई कार्ड इत्यादि जारी किया। पहले से करते तो वो नहीं होता। और बहुत सारे राज्य, चाहे हमारे शासित राज्य हो चाहे हमारे नहीं हो, वहाँ पर भी लॉकडाउन के रूल्स की धज्जियाँ शराब की दुकान के सामने उड़े हैं। इसलिए मुझे इसमें किसी भी सरकार को डिफेंड नहीं करना है। मुझे लगता है हर सरकार को इस पर एक कंटिजेंसी प्लान रखना चाहिए था। कई सरकारों ने बाद में कंटिजेंसी प्लान ड्रॉ किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज समय निकालने के लिए और देश की जनता के सामने आकर इतनी साफगोई से, खुलकर, बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। हम आप लोगों से केवल इतना कहेंगे कि आप यहां बैठकर एक दूसरे से जितने मर्जी तीखे सवाल जवाब कीजिए, लेकिन जब जनता के हित की बात आए तो कम से कम साथ मिलकर काम कीजिए। लॉकडाउन के पहले 2 चरणों में देश ने देखा, राजनीतिक पार्टियों ने अपने हितों को दरकिनार करके देश हित में एक साथ मिलकर कदम बढ़ाए हैं। ये आगे भी चलते रहना चाहिए। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबको एकजुट रहना ही पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा, आप देखते रहिए आज। तो दंगल के आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बता दें कि दंगल आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in। ठीक 6 बजे हल्ला बोल अंजना के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।